हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी करी चैनल। फ्रेंड्स, कल मैं क्लास नहीं ले पाया क्योंकि मुझे टाइफाइड था। अभी आराम नहीं लगा, आज थोड़ा रेस्ट लगा तो मैं सोचा सबसे पहले आपकी क्लास ही ले लेता हूँ, नहीं फिर लॉस हो जाएगा क्लास न लेने से। फ्रेंड्स, कल मैंने आपको 1G आवरण बताए थे, कौन से आवरण यूपी में किस जगह लोकेशन। अगर आपने अच्छे से देखा होगा वीडियो तो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आज हम यूपी की झील देखेंगे, झीलें देखेंगे, कहाँ कौन सी झील स्थित है। हम हमने कल हाँ, फिर इससे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा आपका इतना प्यार और इतना सपोर्ट देने के लिए। अगर आप इसी तरह साथ और प्यार बना कर रखेंगे फ्रेंड्स तो हम इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे और आपको अच्छी चीज़ प्रोवाइड कराते जाएंगे। बस फ्रेंड्स, इसी तरह प्यार बना कर रखिएगा। चलिए देर न करते हुए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। कौन सी झील कहाँ स्थित है। थोड़ा फ्रेंड तबीयत डाउन है तो थोड़ा आवाज़ शायद वो पर पढ़ाऊँगा अच्छे से ही मैं आपको। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको आवरण बताए थे, आज मैं झीलें बताऊंगा। और झीलें मैं आपको पूरा मैप से ही बताऊंगा क्योंकि मैं रटाता कभी नहीं हूँ। आपको पूरे मैप में बताऊंगा कौन सी झील यूपी में किस जगह स्थित है। और आपको ये भी बताऊंगा कौन सी झील रामसर साइट में शामिल की गई हैं। अभी 6 झीलें शामिल की गई थी जो 2020 के पेपर में भी पूछा गया था कितनी झीलें शामिल हैं, उसमें 6 हैं। आपको मैं ये बताता हूँ कि कौन सी झील कहाँ पास स्थित है। तो चलिए देर न करते हुए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखिए, ये है सहारनपुर। आपको मैं कितनी बार बताऊँ, ये है सहारनपुर। सहारनपुर के बगल में पड़ता है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर की झील है शुक्रा ताल। इसका नाम है शुक्रवार से आप याद करिए, शुक्र और ताल, तो क्या हो गया शुक्र ताल। अगर आप इसको ताल को हटाइए शुक्रवार याद रखिए तो आपको याद आ जाएगा, हाँ शुक्रवार। तो शुक्र के नाम से शुक्र ताल कहाँ पास है, मुजफ्फरनगर में। फिर इसके बाद है, ये है अलीगढ़। मैंने आपको, अगर आपको मैप में ज़िलों का मालूम नहीं है कौन सा ज़िला कहाँ पड़ता है तो मैंने आपको यूपी की बोलियाँ पढ़ाई थी। उसमें मैंने पूरे 75 ज़िले समझाए हैं, कौन सब ज़िले में क्या क्या नाम है, कौन ज़िला किधर पड़ता है। आप उसको देखेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। अब मैं बार बार ज़िले नहीं भरता हूँ क्योंकि आपको मुझे इतना विश्वास है कि अगर आपने देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये शेख झील है जो ये अलीगढ़ है, ये हमारा अलीगढ़ है, शेख झील जो अलीगढ़ में पड़ती है। फिर इसके बाद अगर हम मथुरा में देखें तो मथुरा में नौह झील, नौह झील, राधा व श्याम झील। राधा, इसको याद करने की आदत नहीं, राधा और श्याम कहाँ थे, मथुरा में। गोवर्धन भी वहीं, गोवर्धन, ये सब नाम ही से पता चल रहा है। इसमें आपको याद रखना मानसी गंगा कुंड ताल, ये याद रखिएगा, मानसी गंगा कुंड ताल और नौह झील। नौह झील, मानसी गंगा कुंड ताल, ये दोनों मथुरा में है। इसके अलावा ये भी है राधा श्याम झील, गोवर्धन झील, ये कहाँ पास है, मथुरा में। फिर इसके अलावा आगरा, ये आगरा है। आगरा में देखेंगे कीमत ताल, ये अभी रामसर साइड में शामिल की गई है। मैं आपको पूरा लास्ट में बताऊंगा कौन कौन रामसर साइड क्या होता है और रामसर क्या है। इसको इससे पहले मैं आपको ये बताऊं, ये कीमत ताल जो है कहाँ पर स्थित है, आगरा में स्थित है। इसके बाद ये भीखा झील देखेंगे, भीखा झील इटावा में स्थित है, जहाँ से चंबल नदी मिलती है। मैंने आपको नदियों में बताया था, यहाँ भीखा झील स्थित है, कहाँ पास, इटावा में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद है बलहापरा। बलहापरा झील कहाँ पास स्थित है, कानपुर में। कहाँ पास, ये बलहापरा झील है जो कानपुर में स्थित है। इसके बाद ये हमारा बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड में देखेंगे अगर हम तो लक्ष्मी ताल, ये पूछी गई थी एक दो। अब अगर घटना चक्र का बुक उठा के देखेंगे जो जिसमें यूपी स्पेशल दिए हैं क्वेश्चन पर पूरे, उसमें आपको मिलेगी। ये फिर इसके लक्ष्मी ताल, बरुआ सागर, भानसेन जलाशय, आपको 3 याद रखनी है। झांसी में लक्ष्मी ताल, लक्ष्मी को आपको रानी लक्ष्मीबाई के नाम से याद रखिएगा, लक्ष्मी ताल, बरुआ सागर, भानसेन जलाशय। एक फिर मदन सागर है जो ये महोबा में पड़ता है, आपको याद रखना कौन सा, मदन सागर कहाँ पड़ता है, महोबा में। फिर इसके बाद गोविंद वल्लभ पंत झील, ये सहारनपुर, इसे ये सोनभद्र है। कल फ्रेंड्स मुझसे गलती हुई थी, मैंने जब 1G वहाँ बताया था तो मैंने तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा ध्यान न दे पाए, इसको मैंने मैनपुरी बता दिया था। ये मिर्ज़ापुर है, याद रखिएगा, ये मिर्ज़ापुर में, मैंने धोखे से मैनपुरी बताया था, ये मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर में स्थित है, ठीक है। कैमूर 1G है। फिर इसके बाद गोविंद वल्लभ पंत झील हो गई सोनभद्र में। फिर जिग्रो जलाशय, टांड्रा दरी ताल, दरार गर्त, ये मिर्ज़ापुर में स्थित हैं।
ये आपको याद रखना। जिग्रो सिरसी जलाशय, टांडा दरी ताल। इसको आप जितना ज़्यादा मैप में भरेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा ही आपको क्लियर होगा। ठीक है फ्रेंड। आंधी ताल, आंधी ताल अगर आपसे पूछ ले तो ये वाराणसी है, ये वाराणसी है। आंधी ताल वाराणसी में स्थित है। कौन सी नदी? आंधी ताल। ठीक है। फिर इसके बाद रामगढ़ ताल, ये गोरखपुर में है। रामगढ़ ताल गोरखपुर में है, ये पूछी गई थी, आपको बता दूं। बाखिरा, बाखिरा झील कहाँ पास, अगर आप पूछ ले तो कहाँ पास है? संत कबीर नगर में स्थित है। ठीक है। अब यहाँ से आपको बताता हूँ। मोती व गौर झील, मोती और व गौर झील कहाँ पर स्थित है? रामपुर में स्थित है। अगर पूछ लिलौर झील, लिलौर झील कहाँ पर स्थित है? बरेली में। इनमें कुछ है नहीं बताने के लिए, इसमें आपको सिर्फ मैप में ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। इसमें आपको जो रटते हैं वो रटने वाला, मैं रटाता नहीं हूँ, आपको रटना नहीं पड़ेगा। अगर आपने 2-3 बार मैप में भर लिया अच्छे से तो आपको यूँ क्लियर हो जाएगा कौन सा कहाँ पास स्थित है। लिलौर झील हो गई। फिर इसके बाद फुलहर झील, फुलहर झील ये भी पूछी गई थी, तो ये पीलीभीत में पड़ती है। फुलहर झील कहाँ पड़ती है? तो पीलीभीत में। अब एक आता है बड़ा ताल, अब ये गोखुर झील है। अभी आपको मतलब नहीं होगा गोखुर मतलब झील होती क्या, तो मैं आपको बता दूं गोखुर झील होती है। मान लीजिए ये नदी है, ठीक है, ये नदी है, ये नदी है, ये आ रही है, तो मतलब यहाँ से पानी बहता है हमेशा नदियों से। अब ये नदी धीरे धीरे मान लीजिए किसी जगह से बह रही है, तो जगह पर कटाव करते, एक दिन ये कटाव करेगी, मिट्टी को काटती हुई चलती है, तो किसी नदी ऐसे कटाव करके चलेगी, ऐसे बहने लगेगी, ऐसे बहेगी, फिर ये भी ऐसे बहेगी। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि ये बहते बहते इतना कटाव कर देगी कि एक दिन ये नदी जो ऐसे है, ये जो है भाग, ये नदी से अलग हो जाएगा। ये फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है। और ये नदी यहाँ से निकल जाएगी, ये जो अलग हुई है बना भाग, इसे गोखुर झील कहते हैं। जैसे समुद्र से बनी तो उसको अलग नाम जानते हैं, ग्लेशियर से बनी तो उसको अलग कहते हैं, जैसे समुद्र कटाव से बनी तो उसका अलग नाम है। ठीक है। उसे लैगून झील कहते हैं जो समुद्र से कट के बनती है। तो गोखुर झील आपको सीधा जानता है नदी के कटाव से अलग हुआ भाग, आपको याद रखना है, नदी के कटाव से अलग हुए भाग को गोखुर झील कहते हैं। एक तो तालाब बन जाता है, जिसे कहूँ तो झील बन जाती है बड़ी सी, फिर झील धीरे धीरे तालाब में कन्वर्ट होती है, वो इन्वायरमेंट में पढ़ाया जाता है। तो अभी आपको कभी भी कोई पूछ ले गोखुर झील, तो आपको इतना बस याद रखना है कि नदी के कटे हुए भाग को ही गोखुर झील कहते हैं, जिससे नई झील का निर्माण हो जाता है। ठीक है। गोखुर झील आपको शायद समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद दहर झील है। दहर झील ये हरदोई में पड़ता है। आपसे पूछ ले कहाँ पड़ता है, तो ये हरदोई में पड़ता है। ये देवरिया झील कहाँ पड़ता है, तो ये आपको कन्नौज में पड़ता है। देवरिया झील कहाँ पड़ता है? कन्नौज में पड़ता है। फिर उसके बाद नवाबगंज झील, नवाबगंज झील और कुंद समुद्र झील, ये उन्नाव पड़ती है। नवाबगंज झील, कुंद समुद्र झील, ये उन्नाव पड़ती है। फिर उसके बाद करेला व रतौला झील, ये लखनऊ पड़ती है। अगर आपसे पूछ ले करेला व रतौला झील कहाँ पड़ती है, तो ये आपको लखनऊ में पड़ती है। फिर इसके बाद यहाँ आपको इतनी नदियाँ बताता हूँ, झीलें बताता हूँ। दरवन झील, दरवन झील ये अयोध्या में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? दरवन झील आपसे पूछ ले तो अयोध्या में पड़ती है। फिर इसके बाद राजा का बांध, लोधी व भोजपुर ताल, राजा का बांध या लोधी व भोजपुर ताल कहाँ पड़ता है? आपसे पूछ ले तो ये पड़ता है सुल्तानगंज में। ये आपको याद रखना। ये आपको अगर आप बोलियाँ एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, आपको पूरे मैप की लोकेशन पता चलेगी कौन सा मैप में कौन सा जिला। फिर ये आपको और सारी, जैसे मुझे पूरे याद है 75 जिले, कौन सा जिला कहाँ पर स्थित है, उस तरह आपको भी याद हो जाएगा जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। बेती, अजगर व नाइया झील, ये आपसे पूछ ले, बेती, अजगर व नाइया झील, ये प्रतापगढ़ में पड़ता है। बेती, अजगर व नाइया झील कहाँ पड़ता है? तो प्रतापगढ़ में पड़ता है। फिर आपसे पूछ ले भुगतोल व विसैथा ताल, भुगतोल व विसैथा कहाँ पूछ ले, तो ये रायबरेली है, ये रायबरेली है। तो आपको जानना है भुगतोल व विसैथा ताल कहाँ पड़ता है? रायबरेली में। फिर इसके बाद ठिठोरा झील या मोराया ताल, ये फतेहपुर में पड़ता है। ये फ्रेंड फतेहपुर है। आपसे पूछे ठिठोरा झील या मोराया ताल, ये कहाँ पास पड़ता है? फतेहपुर में।
फिर इसके बाद ये कौसाम्बी है, इसमें अलवर या विदेशी पंछी के नाम से फेमस झील है। अलवर या विदेशी पंछी, तो आपसे पूछ ले कहाँ पास पड़ता है, तो आपको याद रखना है कौसाम्बी में पड़ता है। अब फ्रेंड्स ये तो झीलें थी मैंने आपको बताई। मैं आपको रामसर साइट बताता हूँ, यूपी में कौन कौन सी साइट से अभी शामिल की गई छठ हो, तो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। तो 1 मिनट में, हाँ ये याद रखिएगा, ये है यूपी का मैप। इसमें मैं आपको बताता हूँ ऊपरी गंगा नदी, अभी मैं आपको बताऊंगा ये बांध में पड़ा जो ब्रिज घाट से नरौरा में पड़ती है, बुंदेलखंड में बुलंदशहर में, सॉरी। एक नवाबगंज, जो अभी मैंने बताया ना नवाबगंज, ये है नवाबगंज झील, ये नवाबगंज झील। इसी नवाबगंज झील को भी उसमें शामिल किया गया है रामसर साइट में। एक पार्वती, आपको याद होगा मैंने आपको कल जब अभरण पढ़ाया था तो मैंने पार्वती आपको एक अभरण बताया था जो गोंडा पड़ता है। एक फिर मैंने आपको ये भी बताया था, अगर आपने याद किया होगा, समन। इस समन वन जीवन मैंने कल आपको बताया था कि मैनपुरी में पड़ता है, तो याद है आपको ये रखना। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा हो परसों वाला तो उसको देख लीजिए, उसमें मैंने आपको बताया था कि समनपुर कहाँ पड़ता है, उसको वाइट लाइन में शामिल किया गया। अभी मैं बताऊँगा रामसर साइट का मतलब क्या होता है। फिर एक समसपुर है जो मैंने आपको कल बताया था, समसपुर वन जीवन, ये रायबरेली में पड़ता है। एक सैंडी है जो हरदोई में पड़ता है, ये भी मैंने आपको बताया था, सैंडी के नाम से मैंने आपको बताया था, जो हरदोई में पड़ता है। एक सरसी नावर है, ये भी यूपी में स्थित है। तो आपको अगर पूछ ले कौन कौन से शामिल है, तो 6 तो शामिल है। एक तो ऊपरी गंगा नदी, ब्रिज घाट से नरौरा, फिर नवाबगंज, पार्वती और समसपुर, सांडी, हनौर। ये याद है कि फ्रेंड 2020 में ये पूछ लिया था कि यूपी में कितने वेटलैंड को शामिल किया गया। इस बार कहीं ये ना पूछ बैठे कि कौन कौन से स्थित है, तो मैंने आपको जिलों सहित बता दिया कि कौन से जिले में कौन से स्थित है। चलिए मैं आपको रामसर साइट का मतलब बता देता हूँ क्या होता है। ये है रामसर साइट, ठीक है। हाँ पहले इतना बताता हूँ फिर आगे बता दूंगा। देखिए रामसर साइट क्या है। रामसर 1971 में रामसर साइट 71 में क्या हुआ था कि सब सरकारों का ख्याल है वेटलैंड को बचाने के लिए, तो उसके लिए 1971 में ईरान में एक बैठक की गई थी। और ये रामसर नाम जो पड़ा है ये ईरान का एक स्थित शहर है जिससे के नाम पर रख दिया गया है रामसर कन्वेंशन। ये कोई वो स्टेटरी नहीं है, मतलब संधि नहीं है, एक तरह का एनजीओ है जिसको एक जिम्मेदारी दी जाती है संरक्षण के लिए। जब कोई भी चीज़ रामसर सम्मेलन में शामिल हो जाती है तो उसको फिर वैश्विक स्तर में बचाने की कोशिश चालू की जाती है। फिर इसके बाद इसी के अंदर होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वो और उसमें हमारे भारत की सिर्फ 2 झीलें शामिल हैं, आपको बताता हूँ। देखिए 1971 में अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि के संरक्षण के रामसर जो ईरान के पास स्थित एक अंतर सरकारी और बहुउद्देशीय सम्मेलन है, जिसमें आर्द्रभूमियाँ उनके संसाधनों के संरक्षण और उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के रूप से तय की गई थी। वही जो मैंने आपको बताया, रामसर सम्मेलन एक प्रकार का एनजीओ, मैंने बताया ना। यह समझौता 1975 में लागू हुआ। ये याद रखना है फ्रेंड, 1971 डेट याद रखनी, बहुत पूछा गया है। रामसर कहाँ पड़ता है, तो आपको याद रखना ये ईरान में पड़ता है। अगर वो ये पूछता है भारत इसमें कब शामिल हुआ था, तो आपको याद रखना 1982 में शामिल हुआ था। आर्द्रभूमि के महत्वपूर्ण कार्यों और मूल्यों और सेवाओं की जानकारी न होने से सिर्फ इनके तेजी से नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो गया था। इसलिए वैश्विक समुदाय का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए रामसर कन्वेंशन तैयार किया। वही जो मैंने आपको बताया कि वाइल्डलैंड बहुत तेजी से खत्म हो रही थी, तो इस ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए कन्वेंशन किया गया था जिसे रामसर कन्वेंशन कहते हैं। उसी के तहत वाइल्डलैंड बचाने को कार्यक्रम चालू किया गया था। हालांकि रामसर कन्वेंशन यूएन के बहुपक्षीय वातावरणीय संधियों संबंध नहीं है। ऑप्शन यूपीएससी क्वेश्चन में, स्टेट पीएससी में ये भी पूछ सकता है कि क्या यूएन का भाग है रामसर कन्वेंशन, तो नहीं, ये यूएन का भाग नहीं है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगर आगे बढ़ाता हूँ, इसके बाद याद रखना है कि सम्मेलन के पक्षकार देशों के प्रमुख इसमें क्या उद्देश्य क्या है इस सम्मेलन के, मतलब जो देशों को निभाने हैं। इसके तहत आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की सूची का नामित करना। हर साल हर देश अपनी वेटलैंड को सूची तैयार करता है और रामसर कन्वेंशन के लिए भेजता है संरक्षण के लिए। जब वहाँ कोई वेटलैंड शामिल हो जाती है, जैसे भारत की शामिल हुई हैं,
फिर उसके बाद बचाने का काम चालू कर जाता है। फिर जहाँ तक संभव हो सके आर्द्रभूमि को उनके क्षेत्रों में बुद्धिमानी पूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है। फिर सीमा क्षेत्रीय आर्द्रभूमियाँ जो 2 या 2 से अधिक देशों की सीमाओं पर अवस्थित हैं, साझा पानी व्यवस्थाओं, एक से अधिक नदी घाटियों के भाग आदि संबंधित अंतर, मतलब कि कोई, इसका कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसी वेटलैंड जो 2 देशों की सीमाओं में स्थित है तो उसको बचाने का काम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मदद से किया जाएगा जब कोई 2 देश। फिर आर्द्रभूमि को रिजर्व करना बनाना, ये वैसे फ्रेंड बहुत डेप्थ में जा रहा हूँ मैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष तो यहाँ ये बहुत पूछा जाता है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस क्यों मनाया, कब मनाया जाता है, तो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। पहला विश्व आर्द्रभूमि दिवस 1957 में मनाया गया था। अब इसके आगे मैं आपको, अब जब ये पूरा इन्वायरमेंट का भाग है, जब मैं आपको इन्वायरमेंट पढ़ाऊंगा तब मैं और अच्छे से समझाऊंगा। मैंने बता दिया कि रामन कन्वेंशन का मतलब क्या है, अगर आपने अच्छे से समझ लिया होगा तो आपको समझ में ज़रूर अच्छे से आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो फिर फ्रेंड्स मैं तो यहीं तक आज की झीलें पूरी ख़त्म हुई। अगर आपको ये झीलें समझ में आई हों तो प्लीज़ बताइएगा। अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन रही हो, कुछ भी समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया है, तो मैं उसको बताने की और अच्छी कोशिश करूँगा। मेरी थोड़ा फ्रेंड तबीयत ख़राब है, इससे मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे खाना थोड़ा नहीं खाना 2-4 दिन, तो इसलिए फ्रेंड्स प्लीज़ इसी तरह सपोर्ट करिएगा, इसी तरह शेयर करिए वीडियो को, और प्लीज़ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए। प्लीज़ यही सबसे ज़्यादा मेरे, अगर मुझे कुछ देना है तो प्लीज़ इतना करिए कि सब्सक्राइब सबसे ज़्यादा करिए फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को बताइए। चलिए मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसी के साथ मैं आप क्लास ख़त्म करता हूँ। जो वीडियो को कैसा लगा ज़रूर बताइए फ्रेंड। थैंक यू सो मच।